रहस्यमय आदमी। मशहूर अखबार न्यू स्टार के दफ्तर की इमारत रोशनी से जगमगा रही थी। रात के लगभग 10 बजे होंगे। ज़्यादा सर्दी होने की वजह से सड़कों पर कम ही लोग नजर आ रहे थे। रात के सन्नाटे में अखबार छापने वाली मशीनों की गड़गड़ाहट दूर तक सुनाई दे रही थी। उसके साथ ही कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी फिज़ा में गूंज उठती थीं। न्यू स्टार के दफ्तर और छापेखाने में लोग तेज़ी से काम अंजाम दे रहे थे। तभी एडिटर के कमरे में शोर होने लगा। करीब के लोग अपना काम काज छोड़कर कमरे के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। एडिटर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े लोगों से कह रहा था, जाओ, तुम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हो गए हो? जाओ अपना काम करो। लोग धीरे धीरे अपने कामों में लग गए। एडिटर कमरे में लौट आया। यहाँ एक आदमी आराम कुर्सी पर बेहोश पड़ा था। सब एडिटर उसके कपड़े के बटन खोल रहा था। दौड़ो, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ, एडिटर ने सब एडिटर से कहा। सब एडिटर बेहोश आदमी को उसी हालत में छोड़कर बाहर चला गया। एडिटर ने बैठकर एक सिगरेट सुलगाया और मुस्कुराते हुए बेहोश आदमी की तरफ देखने लगा। बेहोश आदमी ने आराम कुर्सी पर बदस्तूर लेटे ही लेटे अध खुली आंखों से कमरे का जायज़ा लिया और एक हाथ अलस्टर के अंदर जेब में डालकर नोटों का एक बंडल निकाला और फर्श पर गिरा दिया। एडिटर ने झुककर बंडल उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद बेहोश आदमी की कुर्सी से एक तह किया हुआ कागज़ गिरा। एडिटर ने उसे भी उठाकर मेज़ के दराज में रख दिया। फिर वो उठकर कमरे के दरवाजे पर आया और चिक उठाकर इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई मौजूद नहीं था। वो बाहर निकल कर बरामदे में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद सब एडिटर डॉक्टर को लेकर आ गया। उन दोनों के पीछे एक आदमी और था। उसने उनके करीब पहुंचकर अपना हैट उतारा और अपना विजिटिंग कार्ड घबराए हुए एडिटर की तरफ बढ़ा दिया। एडिटर डॉक्टर से कह रहा था, डॉक्टर साहब, ज़रा देख लीजिए, मैं तो सख्त परेशान हूँ। मालूम नहीं बेचारा किस काम के लिए आया था। कमरे में दाखिल होते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। अच्छा, मैं देखता हूँ, ये कहकर डॉक्टर सब एडिटर के साथ कमरे में चला गया। डॉक्टर वहीं खड़ा आने वाले के विजिटिंग कार्ड को गौर से देख रहा था। फरीदी साहब, एडिटर ने आने वाले को घूरते हुए फरमाइए, कैसे आना हुआ? कोई ख़ास बात नहीं, फरीदी ने कहा। पहले आप अपने मरीज़ को देखिए, फिर बाद में बातें होती रहेंगी। एडिटर कमरे की तरफ बढ़ा। उसके पीछे फरीदी भी। कहिए डॉक्टर साहब, क्या बात है? एडिटर ने कहा। कोई ख़ास बात नहीं है, मुझे ये बेहोशी बहुत ज़्यादा थकान का नतीजा मालूम होती है। डॉक्टर ने कहा, ये जल्द ही होश में आ जाएंगे। फरीदी ने बेहोश आदमी की तरफ देखा और चौंक पड़ा। तशरीफ़ रखिए, एडिटर ने फरीदी से कहा। उसकी आवाज़ में कपकपी थी, जिसे डर का नतीजा कहा जा सकता है। फरीदी खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गया। कमज़ोर दिल वाले लोगों पर अक्सर सर्दियों में इस तरह के दौरे पड़ जाते हैं, फरीदी ने कहा। आपका ख्याल दुरुस्त है, डॉक्टर बोला। ये हैं कौन साहब? फरीदी ने कहा। मालूम नहीं, एडिटर ने कहा। इन्होंने चपरासी से अपना विजिटिंग कार्ड भिजवाया था। उसके बाद खुद अंदर आए और बेहोश होकर गिर पड़े। मैं और मेरा असिस्टेंट दोनों यहाँ मौजूद थे। हमने इन्हें उठाकर कुर्सी पर डाल दिया और असिस्टेंट डॉक्टर को लेने चला गया। फरीदी ने मेज़ पर से ये अजनबी का विजिटिंग कार्ड उठाकर देखा, जिस पर लिखा हुआ था, प्रिंस ऑफ इराक अदनान। फरीदी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सूरत देखकर ही समझ गया था कि ये कोई बड़ा आदमी है। जी हाँ, मेरी परेशानी की वजह दरअसल यही चीज़ थी। एडिटर सिगरेट सुलगाता हुआ बोला। लीजिए, शौक़ फरमाइए। उसने सिगरेट केस फरीदी की तरफ बढ़ाया। जी शुक्रिया, मैं सिर्फ सिगार पीता हूँ, फरीदी ने कहा। अजीब मुसीबत है, एडिटर ने बेहोश आदमी की तरफ देखते हुए कहा। अगर इस तरह का ख़तरनाक मर्ज़ है तो ऐसे लोग वक्त बेवक्त घर ही से क्यों निकलते हैं? थोड़ी देर बाद अजनबी को होश आ गया। वो सीधा होकर बैठ गया। उसने चुंधियाई हुई आंखों से चारों तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ अंग्रेज़ी में बोला, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात नहीं, एडिटर ने मुस्कुराकर कहा। फरमाइए, कैसे तशरीफ़ लाए? मुझे 5 मिनट की मोहलत दीजिए, अजनबी बोला। मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों आया था। इस तरह के दौरे बाद अक्सर मैं थोड़ी देर के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता हूँ।
बड़ी अजीब बात है, फरीदी मुस्कुराते हुए बोला। जी हाँ, यूरोप के लगभग हर मुल्क में मैंने अपने इस मर्ज़ का इलाज कराना चाहा, लेकिन बेकार, अजनबी ने कहा और कुछ सोचने लगा। मेरा ख्याल है कि मैं हिंदुस्तान में आपके इस मर्ज़ का ठीक से इलाज हो जाएगा, फरीदी ने कहा। अजनबी उसके जुमले पर चौंक पड़ा और बोलो, जी हाँ, मैं दरअसल आपके अखबार में एक इश्तिहार देने के लिए आया था। हाँ हाँ, शौक़ से, एडिटर ने कहा। मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर ये बात है तो अंग्रेज़ी अखबार आपके लिए बेकार साबित होगा, फरीदी ने कहा, क्योंकि हिंदुस्तान में शायद ही कोई अंग्रेज़ी पढ़ा हुआ पेशेवर ड्राइवर मिल सके। लेकिन मुझे तो अंग्रेज़ी ही जानने वाला चाहिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी ज़बान नहीं समझ पाता, अजनबी ने कहा। खैर, कोशिश कीजिए, शायद कोई मिल ही जाए, फरीदी बोला। आप अपना पता मुझे दे दीजिए, मैं इश्तिहार छपवा दूंगा, एडिटर ने अजनबी से कहा। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद अजनबी खड़ा हो गया। उसने वहाँ से बैठे हुए सब आदमियों से हाथ मिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। हाँ तो फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, एडिटर ने फरीदी की तरफ देखकर कहा। जनाब, पहले ये बताइए कि आपके कमरे में इतना सफोकेशन क्यों है, फरीदी ने कहा। क्यों, क्या बात है, एडिटर ने कहा। मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि मैं भी थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाऊंगा, फरीदी ने घुटी हुई आवाज़ में कहा। अरे, एडिटर हैरत से आंखें फाड़ता हुआ बोला। जी हाँ, ज़रा जल्दी से, डॉक्टर शायद अभी थोड़ी दूर ही गया होगा। फरीदी ये कहते हुए कुर्सी पर एक तरफ लटक गया। उसका बायां हाथ ज़मीन पर झूल रहा था। एडिटर घबरा कर खड़ा हो गया। वो उसे आवाज़ें दे रहा था, लेकिन बेकार। फरीदी बेहोश हो चुका था। बजाय इसके कि वो घंटी बजाकर किसी को बुलाता, एडिटर खुद बाहर की तरफ भागा। शायद वो डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। उसने उसे इमारत के गेट पर ही जा लिया। डॉक्टर, डॉक्टर, फ़ौरन वापस चलो, दूसरे साहब भी बेहोश हो गए हैं। दूसरे दिन फरीदी और हमीद से बात हो रही थी। उस दिन के न्यू स्टार के एडिशन मेज़ पर खुला हुआ था। देखो, आज उन दिलचस्प इश्तिहारों का सिलसिला नहीं छपा, फरीदी ने कहा। एडिटर ने माफ़ी भी मांगी है, हमीद बोला। ये देखिए, लिखता है, हमें अचानक कागज़ खो जाने की वजह से आज के अंक में ब्लैकमेलिंग का दिलचस्प इश्तिहार प्रकाशित ना हो सका। ये बात तो उसने बिल्कुल सच लिखी है, फरीदी बोला। कागज़ सचमुच खो गए हैं, और शायद तुम ये भी जानते हो कि आजकल शहर में खोई हुई चीज़ें मेरी जेब से बरामद होती हैं। क्या मतलब, हमीद ने उसे गौर से देखते हुए कहा। यानी ये कि वो कागज़ इस वक्त मेरी जेब में मौजूद है। फरीदी ने जेब से एक तह किया हुआ कागज़ निकालते हुए कहा। पढ़ो, हमीद पढ़ने लगा। लंदन की हसीन रात कौन भूल सकता है, जब प्रिंस ने अपनी कुंवारी चचेरी बहन को एक रात के लिए अपनी बीवी बनाया था। लंदन के जेफ जर्ज होटल का कमरा 115 सुहागरात की रंगीनियों से भरा हुआ था। प्रिंस की चचेरी बहन दूसरी के दिन हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गई। वापसी पर 3 दिन के लिए अंदर ही उसने एक जागीरदार से शादी कर ली। मेरे पास इसके काफ़ी सबूत मौजूद हैं कि वो जिस बच्चे की माँ बनने वाली है, वो जागीरदार का नहीं है। मैं उस प्रिंस और उसकी चचेरी बहन से 15 करोड़ रुपए का सौदा करता हूँ। अदायगी ना होने की सूरत में ये राज उस जागीरदार को सबूत के साथ बताया जाएगा। लेन देन इसी अखबार के ज़रिए होगा। लेकिन ये आपको मिला कैसे, हमीद ने पूछा। फरीदी ने उस रात के सारे हालात बताते हुए कहा। मेरे बेहोश होते ही एडिटर घबराकर डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर निकला, और मैंने जल्दी से ही उस कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने मेज़ की दराज़ों को खोला। इत्तेफाक से ये कागज़ ऊपर ही रखा हुआ मिल गया था। इतना काफ़ी था। मैंने जल्दी से ही इसे जेब में डाला और फिर बेहोश बनकर लेट गया। इस कागज़ पर 2 आदमियों की उंगलियों के निशान मिले हैं, और दूसरे निशान के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मुझे जिस पर शक है उसके पीछे तुम्हें लगाना चाहता हूँ। तुम आसानी से उसकी उंगलियों के निशान ले सकोगे। वो कौन है, हमीद ने बेताबी से पूछा। वही शख्स जो रात एडिटर के कमरे में बेहोश हो गया था, फरीदी ने कहा। इसके लिए तुम्हें उसका ड्राइवर बनना पड़ेगा। मैं समझ गया। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, हमीद बोला। लेकिन ये तो बताइए कि आपने होश में आने के बाद एडिटर को क्या बताया था कि आप उससे क्यों मिलने आए थे। अरे, ये भी कोई ख़ास बात है, फरीदी मुस्कुराकर बोला। मैंने कल के एक लेख के बारे में उससे बातचीत शुरू कर दी
जो सरकार के खिलाफ था। मैंने उससे कहा कि न्यू स्टार मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं चाहता कि सरकार उस पर किसी किस्म की पाबंदी लगा दे, लिहाजा इस किस्म के लेख ना छापे जाए। बहुत खूब, हमीद ने कहा। और उस शख्स की अचानक बेहोशी के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से कि वो शख्स ये विज्ञापन एडिटर को देने के लिए आया होगा और मौका ना देखकर उसने ये चाल चली। उसे बेहोश होते देखकर एडिटर ने अपने असिस्टेंट को डॉक्टर के लिए दौड़ाया। इस दौरान उसने वो विज्ञापन एडिटर को दे दिया। जब वो होश में आया उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था, मेरे अलावा डॉक्टर भी था। हम लोगों की मौजूदगी में उसने यही जाहिर करना मुनासिब समझा कि वो मोटर ड्राइवर के लिए अखबार में इश्तिहार देना चाहता है। हमीद ने कुछ समझाते हुए सिर हिलाया। इस अखबार में प्रिंस अदनान की तरफ से एक ड्राइवर के लिए इश्तिहार छपा हुआ है, लेकिन अब उसे धोखा देना मुश्किल हो जाएगा, हमीद ने कहा। तुम ठीक समझे, एडिटर ने उसे रात ही में खबरदार कर दिया होगा कि इश्तिहार का कागज़ गुम हो गया है, और वो भी समझ गया होगा कि ये मेरा ही काम है। इसमें शक नहीं कि अब प्रिंस अदनान काफ़ी एहतियात से काम करेगा। आप ये सब बातें कैसे कह रहे हैं, जैसे आपको पूरा यकीन हो कि प्रिंस अदनान ही असली मुजरिम है, हमीद ने कहा। असली मुजरिम वो नहीं है बल्कि लिनॉर्ड है, वो तो उसका एक एजेंट मालूम होता है, फरीदी ने कहा। चलिए एक ना सही दो सही, हमीद ने कहा। मैं तो प्रिंस अदनान ही को लिनॉर्ड समझ रहा था, तुम गलत समझ रहे थे, फरीदी मुस्कुराकर बोला। लिनॉर्ड अंग्रेज़ है और प्रिंस अदनान हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी या इराकी? हमीद ने कहा। 100% हिंदुस्तानी। वो कैसे? पहले तुम उसे एक बार दिखाओ फिर बताऊंगा। तो मैं किस तरह जाऊं? हमीद ने कहा। पैदल। और हाँ, मेरे ये मतलब नहीं, हमीद ने झुंझला कर कहा, मैं उससे किस हैसियत से मिलूं? नौकरी के लिए एक ड्राइवर की हैसियत से, मगर वो अब काफ़ी होशियार हो गया होगा, तब तो मुझे और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, फरीदी ने कहा। हमेशा याद रखो कि मुजरिम उस वक्त बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है जब वो हद से ज़्यादा होशियार हो जाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हारे जाने पर उसे किसी तरह का शक हो जाए कि यहाँ के जासूस उसके पीछे लग गए हैं। हमीद ने कहा हाँ के अंदाज में सिर हिलाया। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना, फरीदी ने कहा, उस पर यह ना जाहिर होने पाए कि तुम बहुत अंग्रेज़ी जानते हो। बात टूटी फूटी अंग्रेज़ी में ही करना और इस बात की कोशिश करना कि उसे शक ना हो जाए। अगर शक हो भी गया तो उसकी फ़िक्र नहीं, क्योंकि इस सूरत में भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगा। मैं अच्छी तरह समझ गया, हमीद ने कहा। अच्छा तो मैं किस तरह जाऊँ? क्या भेस बदलने की ज़रूरत है? बिल्कुल। बग़ैर भेस बदले उसके सामने जाना भी मत, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। आज 3 बजे तुम उसके यहाँ पहुँच जाना। और हाँ, मैं अभी तुम्हें एक और तजुर्बेकार मिलिट्री ड्राइवर का सर्टिफिकेट भी दे दूँगा।